नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीए नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 10 मई को जो कुछ भी हुआ, यानी कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दी जाती है, उसका सीधा-सा अर्थ है अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के लिए कानून ख़ास कानून है, आम आदमी के लिए ख़ास कानून। ऐसा सोचने वालों के लिए ही आज की वीडियो है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आग्रह उन्हीं लोगों से है जो मेरी विचारधारा से मैच करते हैं, यानी कि राष्ट्रवादी हैं। तो सिर्फ़ 4 जून तक इंतज़ार कीजिए और फिर देखिएगा कि कौन कहाँ होता है। आज जो लोग छाती पीट-पीट करके कह रहे हैं ना कि मोदी संविधान बदल देंगे और ये चुनाव आखिरी है, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि 4 जून के बाद जहाँ नोटों के ढेर मिलते हैं, वहाँ का सीन क्या होने वाला है। और जो लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आज वही ये कह रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिलती है कि ये तो लोकतंत्र की जीत है। वैसे लोगों को कितना समय लगता है डायलॉग गढ़ने में, डायलॉग बदलने में, बस कुछ पल। और 10 मई को जो हुआ, वो तो देश में कभी हुआ ही नहीं। कोई सीएम इस्तीफ़ा दिए बिना कभी जेल गया? इस्तीफ़ा दे कर के वो जेल जाता है। सीएम तो बहुत सारे, मंत्री तो बहुत सारे हैं, जिन लोगों ने कुछ गुनाह किए कुछ काले कारनामे किए, वो लोग सब गए जेल, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया पहले। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक अनोखे और पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है, जब अरविंद केजरीवाल अपनी ज़मानत को ब अपनी गिरफ्तारी को बताते हैं कि ये गलत है और निचली अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को जायज़ बताया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ मानने वाले? उनकी तो लीगल टीम बहुत एक्सक्लूसिव लीगल टीम है ना, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपने बेल अप्लाई क्यों नहीं की? तो उनको ये बताया गया कि गिरफ्तारी तो जायज़ है नहीं, तो बेल क्यों ली जाए? इसलिए हमने बेल अप्लाई नहीं किया। अब बाद में कब अंतरिम ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाता है किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ, उनको अंतरिम ज़मानत मिल जाती है। तो क्या 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सोचेंगे कि देश में ऐसे एग्ज़ाम्पल भविष्य में सेट ना हो, इसके लिए कड़े फैसले लिए जाएँ? ज़रूर सोचेंगे। जिस व्यक्ति ने पढ़ने वाले बालकों के हाथ में शराब की बोतलें थमा दी, क्योंकि ठेके बिल्कुल स्कूल के बगल में थे, मंदिर के बगल में थे। उन बालकों के हाथ में शराब की एक बोतल नहीं, एक के साथ एक फ्री। तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचेंगे ना, डेफ़िनेटली सोचेंगे और अब तो सोचने की सख्त ज़रूरत पैदा हो चुकी है। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फ़नामा ईडी की तरफ से दिया गया है, उसमें ये तर्क दिया गया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत दी जाती है, तो ये एक गलत मिसाल कायम हो जाएगी। जो सभी बेईमान बेईमान शब्द का प्रयोग किया गया है। बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और चुनाव की आड़ में जाँच से बचने की अनुमति देगा। कितना क्लियर कट बोला है। और केंद्रीय जाँच एजेंसी ने ये भी कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक है, ना ही कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। आखिरकार देखिए, जो ईडी के ज़हन में आशंका थी, वो सच होकर के दिखाई दे रही है इस समय। अब आप देखिए कि राष्ट्रद्रोह में जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
सिर्फ़ 7 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत की माँग की है। वो खडूर साहब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। यानी कि फिर से पंजाब में खालिस्तानियों की खुली एंट्री हो जाए, अगर ये चुनाव लड़ जाए तो। लेकिन अब चूँकि केजरीवाल ने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, इसी तरीके से तो कहते हैं ना कि एक को देख कर के दूसरा बिगड़ता है। कानून क्यों बनाए जाते हैं? कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि देखभाल के उसमें जजमेंट हो। और ईडी ने केजरीवाल की ज़मानत अर्जी का विरोध करते हुए जो हल्फ़नामा दायर किया था, उसमें एजेंसी ने बिल्कुल साफ-साफ ये कह दिया था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है। लेकिन इस लॉजिक का केजरीवाल की जो लीगल टीम थी, उसने ऐतराज़ किया। हालाँकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दे दी गई। लेकिन जो बातें हैं वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है, ताकि देखिए, अभी तक तो जो हमारी जुडिशरी है, उस पे चलन नहीं है कोई बात करने का, और उस पे बात हो भी नहीं रही है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखें, तो वहाँ पर जिस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मैं वो भाषा प्रयोग नहीं कर रही हूँ। और जो हम वीडियो बना रहे हैं, उस पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उन अगर कमेंट्स का ज़िक्र करूँ, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत बात लोगों ने गंभीरता से ली है, और ईडी ने अपने हल्फ़नामे में कहा कि अभी साक्षी की जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत नहीं दी गई है। ये तो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी नहीं है, यानी कि अरविंद केजरीवाल कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत नहीं दी जाती है, अगर वो हिरासत में है तो। कितनी सारी दलीलें दी, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम ज़मानत दी जानी है, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ना ही न्यायिक हिरासत में ही रखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल होते रहते हैं। और दिल्ली में जो चुनाव होने वाला लोकसभा का 7 सीटों पर, वो 25 मई को होना है। अब देखिए, भविष्य में ऐसी मिसाल ना कायम हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ज़रूर सोचेंगे। अब देखिए, जो आशंकाएँ ईडी ने कोर्ट के सामने रखी थी, वो अब दिखनी शुरू हो गई हैं। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब झारखंड के जो पूर्व सीएम हैं, हेमंत सोरेन, उनकी चर्चा शुरू हो गई है। मतलब कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि उनको भी ज़मानत दी जाए। अभी तो केवल हेमंत सोरेन का नाम लिया गया है। देयर आर मतलब नंबर ऑफ नेता ऐसे हैं जो इस समय जेल में हैं, और वो ज़रूर ऐसी याचिकाएँ लगाएँगे। हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल सकती है चुनाव प्रचार के लिए? और इसीलिए ये सोच करके हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। 2 बड़ी बातें हैं जो बहुत रीसेंट हैं। एक तो अमृतपाल, अगर वो चुनाव लड़ जाता है, तो देखिए ऐसे-ऐसे लोग क्या करेंगे देश के लिए, और क्या एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, और क्या ही उस स्टेट का करेंगे। सेकेंडली, हेमंत सोरेन, इतना गंभीर आरोप है, और ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, इवन केजरीवाल भी। केजरीवाल पर तो ऐसा आरोप है, यानी कि वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने जो आतंकी संगठन है, उससे 133 करोड़ रुपए ले लिए, यानी कि टेरर फंडिंग जिसे कहते हैं, और उनका एक आतंकवादी छोड़ने के लिए हामी भी भर दी। आप देखिए, ऐसा व्यक्ति दिल्ली का सीएम है, और ऐसा व्यक्ति जब जेल से बाहर निकलता है तो कहता है कि मैं जो है हूँ
अब बाहर आ गया हूँ आपके बीच में और ये जो है लोकतंत्र की जीत है और मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अब अगर हेमंत सोरेन को भी ज़मानत मिल जाएगी, तो उन्होंने जो सेना की बेशकीमती ज़मीन हथिया ली है, वो भी कहेंगे कि नहीं झूठ कह रहे हैं मेरे लिए तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। अब अब जाँच एजेंसियाँ क्या करें? उनका क्या कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के कोर्ट के सामने रखना एंड कोर्ट का क्या काम होता है? जो आपने देखा, सुना और शायद अगले कई दिनों तक सुनते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि 4 जून के बाद दोबारा चुनाव नहीं होगा, संविधान बदल दिया जाएगा और न जाने कितनी सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। वो बस एक ही बात सोच लें कि जो भ्रष्ट लोग हैं ना, सबसे पहले तो उनके पीछे जो है डंडा लगाया जाएगा। आई मीन उनके पीछे कानून सख्त होगा और कानून को भी इस तरीके से शेप अप किया जा रहा है ताकि कहीं कोई लकूना ना बचे। ये जो चीज़ें देखने को आ रही हैं, ऐसी दोबारा ना देखने को मिले। ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर करेंगे क्योंकि उनकी नज़र सब जगह पे है। वो किसी भी बात पर पे बेवजह कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो काम करने में विश्वास रखते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उनकी साथ वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उनका कैबिनेट मंत्री, उसको भी पता नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए ही मैं कह रही हूँ कि 4 जून का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि देश के कानून में क्या-क्या बदलाव आते हैं और सबसे पहला चाबुक, सबसे बड़ा कड़ा और बड़ा संदेश वो भ्रष्टाचारियों को ही देने वाले हैं। इनके लिए चाहे उन्हें कानून में बदलाव करना पड़े, चाहे उन्हें कैसा भी सेटअप इंट्रोड्यूस करना पड़े, लेकिन वो ज़रूर करेंगे। ये बात उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दी थी कि आने वाले आने वाले लोकसभा पीरियड में यानी कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बहुत सारे कड़े और बड़े फैसले लेंगे। उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, वो बचेंगे नहीं, जिन्होंने लूटा है, उन्हें लौटाना पड़ेगा। उनका ये डायलॉग जो है ना, वो इंडी अलायंस के लोगों को थरथरा रहा है और इसीलिए वो इस तरीके की कहानियाँ बना रहे हैं। अब आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो केजरीवाल को उठा कर के ले जाएँ और अपनी सभाओं में बताएँ कि देखिए, ये तो बड़े सच्चे इंसान हैं। इन्हें तो बेवजह जो है पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। लेकिन केजरीवाल को ये पता है कि ही हैज़ टू गो बैक 2nd ऑफ जून, तो उनको वापस जाना है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आती कि जब वो अपनी नुक्कड़ सभाएँ करेंगे, चुनाव की सभाएँ करेंगे, तो उसमें किस तरीके से अपना मुँह दिखाएँगे। कुछ शर्म होती है ना कि आप जेल में इतने दिनों से रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो चुपचाप जेल गए और बैठे रहे। उन्होंने हर दिन कोई ना कोई ड्रामा करा। कभी उन्होंने इंसुलिन का ड्रामा किया, कभी उन्होंने अपने उनका डाइट चार्ट तक जो है वो कोर्ट में जाता है। मतलब वो आराम से नहीं बैठे। ये पता चलता रहा कि हर दिन उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका शुगर का लेवल कितना है। अब बाहर आकर के उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और वो चुनाव प्रचार से ज़्यादा दुष्प्रचार करेंगे। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उनको शर्तें लगाई गई हैं ना, मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि उनकी शर्तें क्या-क्या हैं, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको डू एंड डोंट्स बताए गए हैं, देखिए। और वो कितना मानेंगे आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी बात को मान पाएँ। शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, तो इस पे वो ज़रूर बयान देंगे कि मुझे झूठा फँसाया गया है, मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं थी। सेकंडली मुख्यमंत्री ऑफ़िस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएँगे। अब इससे तो वो जेल में ही भले थे, मतलब जेल में कम से कम कोई उन्हें सीएम तो समझ रहा था। अब वो कुछ भी नहीं रहेंगे, ना वो मुख्यमंत्री के ऑफ़िस जाएँगे, ना वो दिल्ली सचिवालय जाएँगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, उनके रेज़िडेंस में भी एक ऑफ़िस होता है,
वो भी मुख्यमंत्री का ही ऑफ़िस होता है, वहाँ पर ना जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। और सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो किसी का कहा मानने वालों में नहीं है जिन्होंने 9 सम्मन इग्नोर कर दिए और अपने लिए मुसीबत ले ली। वो कहाँ किसी कायदे और कानून को मानने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर के मुझे लगता है कि 4 जून के बाद यकीनन कड़े और बड़े फैसले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।